हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसी जनरेटर। क्या हम डिस्कस करेंगे? एसी जनरेटर, जिसको आप डायनेमो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डायनेमो। व्हाट इज द एसी जनरेटर? अ डिवाइस which generate a device which generate अल्टरनेटिंग करंट। कैसा करंट बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह अल्टरनेटिंग, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों हम देखेंगे। अ डिवाइस विच जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का ए और करंट का सी, तो ए सी। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट किसे बोला जाता है? जो है चेंजिंग करंट। कैसा करंट है? चेंजिंग करंट। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, ऐसा। ठीक है। ऐसा करंट जो जनरेट करेगा, उस जनरेटर को एसी जनरेटर बोलेंगे। अगर सिर्फ ऐसा है कि करंट की जो है वैल्यू वो तो चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगी और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, तो उसको हम डीसी करंट, डीसी जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है। आज हम लेकिन क्या डिस्कस करने वाले हैं? एसी जनरेटर। इसका अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल? तो इसका प्रिंसिपल है ईएमआई, जो चैप्टर का नाम। इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, और ऑन विच व्हाट प्रिंसिपल एसी जनरेटर इज वर्किंग, एसी जनरेटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ये कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आज बच्चों, अगर जनरेटर नहीं होते तो नियरली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट के तो कितने डिवाइसेस, इतने ज़्यादा डिवाइसेस आ गए कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नियरली उसके डिपेंडेंट हो गई। ठीक है। अगर ऐसी नहीं होता आज, तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती। ठीक है। इस एसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल दो, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है ना, वो इसके बेस्ड ही है। ये बहुत एडवांटेजेस है बच्चों। ठीक है। ओके। तो अभी जनरेटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आइए देखें किस तरह वो करता है। आपको ये कोयल दिख रही है, अच्छी तरीके से दिख रही है। वो किस तरह रोटेट हो रही है? जैसा कि आपको इधर एरो दिख रहा है, ऐसे रोटेट होगी। ये कोयल है, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, परमानेंट मैग्नेट है। सो इफ यू वांट टू राइट कंस्ट्रक्शन, यू कैन से लाइक व्हाट, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग वायर is placed, sorry, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग वायर। करंट तो उसको रोटेट करेंगे, बाद में उसमें फ्लो होगा। रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड इन बिटवीन two strong permanent magnet which generates uniform magnetic field, and then after the wire is connected with the slip ring, okay, tightly, one wire with another, one wire with a one slip ring and another wire with the another slip ring. स्लिप रिंग का मतलब क्या है? ये स्लिप होता रहेगा। यहाँ पर आपको ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना, ये है स्लिप रिंग। और यहाँ पर आपको ये जो कार्बन ब्रश दिख रहा है ना, ये इनके बीच में स्लिप होता रहेगा। ठीक है। ये रोटेट होती रहेगी, लेकिन ये कैसा होगा? ये तो फिक्स्ड ही होगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे? स्लिप होंगे। ये फिक्स होगा, कौन सा? कार्बन ब्रश। लेकिन ये क्या होती रहेगी? ये रोटेट होती रहेगी। समझ में आया? यहाँ पर स्लिप होता रहेगा। ओके, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं क्या? स्लिप रिंग्स। ठीक है। अभी होगा क्या कि जैसे ही हम इस कोयल को रोटेट करेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ। अभी तो इसमें से कुछ पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, ये है एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है। तो कोई फ्लक्स नहीं होगा।
लेकिन जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे, ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सोचो हमने थोड़ा सा रोटेट किया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऐसी। कुछ समझ में आया आपको? कुछ कैसी हो गई? टेढ़ी। तो उसका एरिया वेक्टर इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, और सोचो कि ये जो एंगल है वो कितना बन गया? थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये फिर से ड्रॉ कर दूं मैं, ये बी और ये क्या है? ए, और इसके बीच का एंगल कितना? थीटा। तो फ्लक्स कितना लिंक होगा? फ्लक्स लिंक होगा बी ए कोस थीटा। ठीक है, और अगर एन टर्न्स है, ठीक है, तो एन बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा? हियर थीटा चेंजेस। क्या चेंज हो रहा है बच्चों? थीटा। किस तरह चेंजेस? एज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, एक बार मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऐसा लिखूंगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए cos ओमेगा टी। बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू एन बी ए cos ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा फ्लक्स चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉइल है वो घूम रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा किस तरह? ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये किसने बोला? लेंज लॉ एज वेल एज अ फेराडेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर चलो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। किसका? फ्लक्स का। तो एन बी ए कोस ओमेगा टी। क्या आंसर आएगा? देखिए, माइनस, अभी एन बी ए को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और किसका डेरिवेटिव लेंगे हम? कोस ओमेगा टी का। कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और व्हाट वी गेट? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको पता है ना साइन ओमेगा टी मतलब कि डी डी टी, यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ, डी डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है? पहले तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, फिर ओमेगा टी का फिर से हमें डेरिवेटिव लेना होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज हियर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, इट इज रोटेटेड विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ। भूलना मत, बहुत यूजफुल है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई एफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक सेकंड में कितने टर्न घूम जाएंगे ये हमें पता चलेगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी पता चला। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट। अभी अगर हमें सॉरी ईएमएफ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हमें करंट चाहिए तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। तो एप्सिलॉन अपॉन आर करो, क्या मिलेगा? एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये जो हमें मिला ये किसका इक्वेशन है? करंट का इक्वेशन है। इसको अच्छी तरीके से याद करो। ठीक है, फिर ये है ईएमएफ का इक्वेशन। ठीक है, और ये है फ्लक्स का इक्वेशन। इस पर हम ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन पहले ये देख लो कि क्या है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। पहले ऐसा था, तो ईएमएफ कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, तो ईएमएफ कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा? ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो टी इक्वल टू अगर आप 0 लेते हैं पहले सिचुएशन में, क्या लेते हैं? टी इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल था, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा था, और वो कितना था? 0 रेडियन। ठीक है, अभी देखिए जब 90 रेडियन होगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू जब
90 रेडियन होगा, यहाँ पर 90 रेडियन लिखिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, तो इसका हम सिंबल रखेंगे एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब अगर आपको पूछा कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना, तो मैक्सिमम ईएमएफ एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, भूलना मत। और फिर क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब कॉइल ऐसी पैरेलल होने वाली है। उसके बाद जब कॉइल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी तो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, अच्छी तरीके से आप देखिए, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। कितना, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ मतलब कि पहले एस आर ऊपर था, देखिए पहले डायग्राम में, फिर एस आर इधर आया और फिर एस आर नीचे आया, फिर एस आर इधर और फिर एस आर ऊपर, तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये साइन का ग्राफ है, पहले ईएमएफ 0 था, बाद में ईएमएफ बढ़ा, हाईएस्ट वैल्यू आ गई, और फिर ईएमएफ 0 हो गया, और फिर ईएमएफ की लोवेस्ट वैल्यू आ गई, और फिर ईएमएफ कैसा आ गया, मैक्सिमम। बच्चों, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा, अभी हमने डिराइव किया। ठीक है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी माइनस एन बी ए ओमेगा। किसी एक पॉइंट पर, कोई भी एक टी पर हमें अगर फाइंड करना है ईएमएफ कितना है, तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। अभी देखिए साइन जो है वो हर बार अपनी वैल्यू चेंज करता है हर टाइम पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी हर बार अपनी वैल्यू चेंज करेगा। और आई की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, आई, तो आई इज इक्वल्स टू तो क्या है, एप्सिलॉन 0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी है, तो एप्सिलॉन 0 अपॉन आर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई जीरो। आई जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी, करंट की, तो वो भी किसके साथ चेंज होगा, साइन के साथ चेंज होगा, तो मतलब कि उसका ग्राफ भी कैसा आएगा, एग्जैक्टली इसी तरह। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, आई जीरो, और मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, माइनस आई जीरो। समझ में आ रहा है ना आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। किसकी डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, ओके। कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले सोचो कि करंट इस तरह जा रहा था, इधर ऐसे। ठीक है, उस टाइम पर ये जो ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, यहाँ पर सोचो ये हमारी कोयल है, जिसका एक पार्ट स्लिप रिंग नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा पार्ट स्लिप रिंग नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के साथ जुड़ी हुई है, ओके, जिसका नाम है B1, और ये स्लिप रिंग B2 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कार्बन ब्रश 2, और यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसका मतलब करंट यहाँ से आया, चलो समझ में आया आपको कुछ, सॉरी, हाँ ऐसे आया, यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। लेकिन देखिए सोचो कि ये है PQRS, ठीक है, लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी हो गई, अच्छी तरीके से देखना, हर बार
जो वायर ऊपर होगा ना उसमें ऐसे करंट जाएगा और जो नीचे होगा उसमें ऐसे करंट जाएगा, ठीक है। करंट इंड्यूस होगा। किस तरह आप जान सकते हो कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? आपको यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना होगा? राइट हैंड थंब रूल। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SR और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ PQ, ठीक है। देखना हाँ अच्छी तरीके से, SR और PQ। तो SR में इस तरह करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे। अभी PQ किसके साथ जुड़ा था? ब्रश नंबर 1 के साथ, सॉरी स्लिप रिंग नंबर 1 के साथ, और उसके साथ ब्रश नंबर 1 था। ये सब नंबर वन ऐसे हीरो नंबर 1, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है स्लिप रिंग नंबर 2 के साथ, और ये कार्बन ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा। अभी हम इसके साथ क्या कनेक्ट कर देंगे? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सर्किट कंप्लीट कीजिए एक बार, आपको पता चलेगा। देखिए ये आधा रिवॉल्यूशन के बाद की सिचुएशन है। सिचुएशंस एट इंटरवल T/2, ठीक है। T/2 के इंटरवल की बात है। तो फील हुआ थोड़ा थोड़ा आपको? देखिए करंट किस तरह फ्लो हो रहा है, पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था और अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा मैंने थोड़ी गलती कर दी क्या बच्चों? हाँ थोड़ी सी गलती कर दी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्या गलती कर दी? देखना हाँ अच्छे तरीके से। करंट इधर जा रहा है, इधर इधर इधर, तो यहाँ से आएगा ऐसे। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो करंट की डायरेक्शन हाफ रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें भी ऐसा ही था। ये है T/2, ठीक है। पहले करंट इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा? जो उसकी पहले की डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर मैक्सिमम इस डायरेक्शन में दिखाएगा। यह तो नल पॉइंट है ना, हमने डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर में ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो जनरेट हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ओके। अगर फ्लक्स के ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, ग्राफ ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहे तो फ्लक्स का ग्राफ क्या है? फ्लक्स का ग्राफ है NBA cos ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये ग्राफ किसका है? कोस का। तो कोस की वैल्यू +1 और -1 होती है, और उसके साथ NBA मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब कि +NBA से -NBA तक जाएगा। तो आंसर किस तरह आएगा? यहाँ पर ओमेगा टी रखते हैं, तो आंसर ऐसा आएगा। सॉरी बच्चों, मैं ग्राफ थोड़ा गंदा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ गुड वे। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये ग्राफ किसका है? फ्लक्स का। इसका ग्राफ है बच्चों फ्लक्स का। अगर हम टाइम ही सिर्फ इधर लिखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? t इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर क्या है? t इज इक्वल्स टू T/2, ठीक है। और यहाँ पर t इज इक्वल्स टू t है। फिर यहाँ पर ये क्या है? ये है 3T/4, और ये क्या है? T/4, ठीक है। ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों? फ्लक्स का। चलो इसके नीचे ही मैं ट्राई करता हूँ कि करंट का ग्राफ ड्रॉ करूँ। अब पहले मैंने ड्रॉ किया ही था,
लेकिन एक बार फिर से ड्रॉ करना चाहूँगा कि फ्लक्स के साथ करंट का वेरिएशन कैसा है अगर हम देखना चाहें। ये टी, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट, याद रखना। कौन सा करंट बच्चों? इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हम रखेंगे? ऐसे ऐसे रखेंगे टी तक, तो हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए ऐसा कि फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है तब करंट कितना होता है? ज़ीरो। और फ्लक्स जब ज़ीरो होता है यहाँ पर इस सिचुएशन में, तब करंट कितना होता है? मैक्सिमम। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल के रखना। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आई ज़ीरो। आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या है? एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन आर। एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या है? एन बी ए ओमेगा। ठीक है, या तो ओमेगा बहन, मैं ऐसे याद रखता हूँ। कौन सी बहन? ओमेगा बहन। ठीक है। और देखिए ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है? व्हाट इज ओमेगा? ये है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, क्या है ये? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कितने रिवॉल्यूशन घूम जाती है? ठीक है, मतलब कि क्या है? रोटेशन फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? रोटेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही करंट की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, करंट की फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी। एफ इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज है, मतलब कि 50 सर्कल घूम जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। और एफ इक्वल टू 60 हर्ट्ज है। कहाँ पर? यूएसए में। यूएस में ज़्यादा स्पीड से घूमता है, इंडिया में थोड़ा कम स्पीड से घूमता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे जो सारे डिवाइसेस होंगे जो एसी पर वर्क कर रहे होंगे वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे होंगे? 50 हर्ट्ज। और जो अमेरिका के जो डिवाइस है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे होंगे? 60 हर्ट्ज। ठीक है, इसीलिए तो आप अच्छे तरीके से देखना। देखो ये इंडिया में भी ऐसा ही है और यूके में भी ऐसा ही है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है जो यूएसए से कोई फ़ोन लेके आया है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एक कन्वर्टर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, लेकिन अगर यूके या कोई और कंट्री से लेके आया है तो उतने कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं रहती। तो उसका रीज़न क्या है बच्चों? यही रीज़न है कि दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मतलब कि क्यों सेम नहीं कर देते? पर बच्चों यहाँ पर क्या हो, प्रॉब्लम क्या होगा अगर हम सेम कर देंगे? तो यहाँ पर जो सारे डिवाइसेस है जो ऑलरेडी 50 हर्ट्ज पे बनाए गए हैं, ठीक है, उन सबको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? और वहाँ पर 60 हर्ट्ज वाले को सबको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो इससे अच्छा है, ऐसा है कि हम कन्वर्टर बना लें। ठीक है, और देखिए कन्वर्टर बनाने से क्या होगा कि हमारे डिवाइस वहाँ पर भी वर्क करेंगे और उनके डिवाइसेस हम यहाँ पर भी चला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, उसके करंट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके वोल्टेज के बारे में मालूम होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। एसी करंट, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ का एप्सिलॉन ज़ीरो साइन ओमेगा टी। और करंट का फॉर्मूला क्या था? आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू किसकी? करंट की और ईएमएफ की। ये भूलना मत, क्योंकि जो अगला चैप्टर शुरू होने जा रहा है ना, मतलब कि हम जब शुरू करेंगे एसी करंट तो इसमें हम ये दोनों इक्वेशन को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं, तो प्लीज़ मत भूलना। और ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साइन ही आ सकता है, यहाँ पर कोस भी आ सकता है। क्यों? देखिए जो पहली डायग्राम है उस पे मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने बोला इसके साथ एंगल, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके नॉर्मल के साथ एंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो आपको समझ में आया? मतलब कि सॉरी, इसके साथ ये वाला एंगल अगर थीटा रखना चाहूँ तो यहाँ पर जो कोस है वो साइन भी हो सकता है। तो यहाँ साइन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कोस हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल आप देखते हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि क्या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो साइन ओमेगा टी भी हो सकता है
और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 cos ओमेगा टी भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बहुत सारे टाइप के जनरेटर है, किस टाइप मतलब टाइप कैसे डिफाइन किए जाएंगे। तो एक्सेल को कोई घुमाने वाला तो चाहिए, एक्सेल को कोई घुमाने वाला तो चाहिए, क्योंकि ये जब घुमाएंगे हम इसको, ठीक है, ऐसे या तो ऐसे जब घुमाएंगे तभी तो ये कोयल रोटेट होगी, और जब ये कोयल रोटेट होगी तभी तो क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसको घुमाएं कैसे। ठीक है, तो इसके घुमाने के तरीके से इसके टाइप्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जनरेटर है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ मैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब क्या है कि जो ये शाफ्ट है ना, उसको कौन घुमाएगा, पानी। ठीक है, तो इसका मतलब पानी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। कौन सा जनरेटर मैंने बोला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। दूसरा है न्यूक्लियर पावर जनरेटर। ऐसा भी हो सकता है ना कि न्यूक्लियर की जो एनर्जी है, ठीक है, वो उसमें से जो हीट निकलती है, वो जो स्टीम होती है, उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो इस ब्लेड्स को रोटेट कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। या तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि थर्मल जनरेटर। थर्मल जनरेटर मतलब कि कहीं भी जो ब्लास्ट फर्नेस और ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी हीट निकल रही है, तो उस हीट को इतना प्रेशर दिया जाएगा, और उसमें ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बहुत कैसी मतलब कि नैरो चैम्बर्स में रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम वहाँ पर इसको अगर इम्प्लांट कर दे, किसको, जनरेटर को वहाँ पर प्लेस कर दे, तो हम वहाँ पर इस ब्लेड को रोटेट करा सकते हैं, और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि जो हम जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पर कितनी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी अभी जो मॉडर्न जनरेटर है उनकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट। 500 मेगावाट मतलब कि क्या, 500 मिली नहीं, सॉरी, मेगा, मेगा कैपिटल एम, मेगा जूल इन 1 सेकंड। अभी जो मॉडर्न जनरेटर है वो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इतनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। हम नहीं बोलते ये पावर स्टेशन है ऐसा और सब कुछ, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जनरेटर और ये सारी बिजली वहाँ से आती है, और पूरे वर्ल्ड को अगर हमें बिजली पहुँचानी है तो बहुत सारी बिजली जनरेट करनी भी होगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें और भी जनरेटर चाहिए। ये जनरेटर तो जो हमने डिस्कस किया है तो बहुत सिंपल है कि इसमें कोयल रोटेट हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी किसी में कोयल स्टेडी होती है, और ये जो मैग्नेट्स है ना, ये मैग्नेट्स रोटेट होते हैं। कोयल को हम कभी कभी आर्मेचर भी बोलते हैं। तो आर्मेचर स्टेडी रहता है और पोल्स जो है वो रोटेट करते हैं। या तो फिर ऐसा लगाते हैं कि 8 कोयल्स होनी चाहिए। कितनी कोयल्स होनी चाहिए, 8। ये जो है ये एक कोयल हो गई। ठीक है, फिर एक यहाँ पर दूसरी कोयल, फिर एक तीसरी, मतलब कि अगर हम साइड से देखें तो हमें कितनी कोयल लगे जनरेट नजर आएगी, 8 कोयल। और उन सबको ऐसे घुमाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या है, हमें तो सिर्फ प्रिंसिपल ही जानना था कि एक्चुअली में जनरेटर वर्क कैसे करता है। आपने थोड़ा सा तो 10th में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा और डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जनरेटर के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो अब तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।